नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अतुल मिश्रा समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करता हूं और आशा धूप में आप सब जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा देने के लिए प्रयासरत होंगे। आपकी इस प्रयास की यात्रा में आपके सहयोगी के रूप में आज मैं फिर उपस्थित हूं जीएस की श्रृंखला में। जीएस के एक महत्वपूर्ण भाग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए। तो चलिए भाई, सभी लोग जल्दी से क्लास में लाइव हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें भाई। चलिए भाई। हाँ धनंजय जी, बिल्कुल भाई, खड़ी दोपहरिया है, बिल्कुल सही। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, इंद्रजीत जी गुड आफ्टरनून भाई, स्वागत है आपका। हम यूपीएसआई की प्रैक्टिस सीरीज के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नों के माध्यम से, चाहे वो तथ्यात्मक सूचना हो या फिर कोई अवधारणात्मक सूचना हो, उन सब को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और अब पहुंचते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए भाई पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आज के। चलिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कैलोरी मान स्थापित किया गया है। चलिए भाई, जल्दी से जवाब करेंगे सभी लोग, सारे ही लोग जल्दी से जवाब करेंगे भैया। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए कैलोरी मान स्थापित किया गया है। 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 कैलोरी या 3200 कैलोरी। चलिए भाई, तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। चलिए, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई सी। गीतिका जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई, जवाब करेंगे भाई तेजी से सभी लोग। अगर हम बात करें किसकी, कैलोरी मान की, तो दरअसल गरीबी को परिभाषित करने के लिए, ध्रुव जी का भी जवाब आया भाई सी। गरीबी को परिभाषित करने के लिए समय समय पर कमेटीज यानी कि समितियां बनाई गईं और उन समितियों के माध्यम से, चलिए भाई इंद्रजीत का जवाब आया है भाई बी। धनंजय जी का भी जवाब आ गया भाई सी। तो ये चुनौती रही शुरुआत से ही, जब से हम आज़ाद हुए थे, तो सरकार के द्वारा समय समय पर यह निर्धारित करने के लिए कैसे गरीबी का मापन किया जाए, कैसे किसी व्यक्ति को गरीब माना जाए, वो क्या मानक होना चाहिए, तो उन मानकों के संदर्भ में एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी, जिस समिति का नाम था भाई वाई के अलग समिति। क्या नाम था? वाई के अलग समिति। तो वाई के अलग समिति ने क्या किया था, एक डाटा प्रस्तुत किया, एक आंकड़ा बताया शहरी क्षेत्रों के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। दरअसल इसके पहले भी एक समिति बनी थी जिसका नाम था नीलकंठ डांडेकर समिति। ठीक है, नीलकंठ एवं डांडेकर समिति जो बनी थी, उसने सबके लिए 2250 कैलोरी बताया था, चाहे वह व्यक्ति शहर का होता या वह गांव का होता, सबके लिए बताया कि 2250 कैलोरी का उपभोग करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन जब वाई की अलग समिति बनी तो उन्होंने क्या किया, ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर इसका क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और क्या बताया, कहा कि गांव के लोग फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, इस वजह से गांव के लोगों को ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। इस वजह से कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितना, 2400 कैलोरी, कितना भाई, 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में कितना भाई, 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी, अगर इतने के बराबर का उपभोग करता है तो वह व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। और शुरुआती दौर में जितनी भी समितियां बनी, वो सारी समितियां गरीबी को इस बात से परिभाषित करने में लगी रही कि किसी भी व्यक्ति को खाने के लिए, यानी कि खाद्य पदार्थ को ही बेस बनाया, आधार बनाया शुरुआती दौर में। आगे चल करके और भी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी समय के साथ साथ।
तो गांव के क्षेत्र की स्पेशली बात हो रही है, इसका मतलब कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, 2400 कैलोरी। और अगर शहर का पूछ लेता तो ध्यान रखेंगे भाई, शहर में कितने कैलोरी? 2100 कैलोरी, क्योंकि शहर का व्यक्ति उतनी मात्रा में फिजिकल वर्क या शारीरिक श्रम नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल गीतिका जी, गांव के लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, समझ गए होंगे भाई सभी लोग। कई बार पूछा गया, यहां से आपको 2 प्रश्न तैयार होंगे, 2 क्या बल्कि 3 प्रश्न। एक तो शहरी क्षेत्र में कैलोरी मान कितना है, तो 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी मान कितना है भाई? 2400 कैलोरी। यह 2100 और 2400 कैलोरी मान किस समिति के द्वारा सुझाया गया था? कौन सी समिति है भाई? वाई के अलग समिति। कौन सी है? वाई के अलग समिति। धनंजय जी, तेंदुलकर समिति तो बाद में आएगी 2005 में, और जब 2005 में आएंगे तो उनका आंकड़ा केवल उपभोग के आधार पर नहीं होगा, वो कई डायमेंशंस को शामिल करेंगे, कई क्षेत्रों को शामिल करेंगे। और तेंदुलकर समिति के बाद और एक समिति आएगी 2012 में, सी रंगराजन समिति। और चूंकि तेंदुलकर समिति के आंकड़े विश्वसनीय नहीं थे, इस वजह से रंगराजन समिति का गठन किया गया 2012 में। और 2014 में क्या किया गया था, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, और उसके आधार पर भारत में जो गरीबी का प्रतिशत बताया उन्होंने, वह 29.5% बताया था। और तेंदुलकर समिति ने जो भारत में गरीबी का प्रतिशत बताया था, वह 21.9% बताया था। ठीक है भाई, ठीक है धनंजय कुमार जी। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं काला बाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य दिए जाने से रोकना, या उपर्युक्त में से सभी। कौन सा पता है भाई? बताएं तेजी से सभी लोग। चलिए भाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसकी बात हो रही भाई? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। किसकी बात हो रही है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखते होंगे कोटेदार, जो कोटेदार होता है, वहां पर राशन की दुकान के माध्यम से, राशन की दुकान के माध्यम से क्या किया जाता है? खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। किसको भाई? गरीबों को। तो गरीबों को किस लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं? खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक खाद्य सुरक्षा नहीं होगी, तब तक उनका जीवन क्या होगा भाई? तब तक उनका जीवन बेहतर स्थिति में नहीं हो सकता। तो इसलिए पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है? पीडीएस सिस्टम के माध्यम से लोगों को, यानी कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और खाद्य सुरक्षा के लिए 2013 में क्या बना था? एक अधिनियम बना था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक है भाई। चलिए भाई, नेहा जी का भी जवाब आया है ए, ध्रुव जी का भी आया है ए। चलिए भाई, सारे लोग जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न की तरफ, मध्याह्न भोजन योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना भाई। मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, इसी को एमडीएम बोलते हैं, मिड डे मील। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, 1 जनवरी 1995, 15 अगस्त 1997 या 26 जनवरी 1995। चलिए भाई तेजी से बताएं सभी लोग, तेजी से जवाब करेंगे भाई सभी लोग। गीतिका जी का जवाब आया भाई 3 का सी, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई 3 का सी। ध्रुव जी का जवाब आया भाई बी। धनंजय जी का जवाब आया भाई ए। चलिए भाई, सारे लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। सी और बी वाला जवाब नहीं होगा भाई, सी और बी वाला जवाब सही नहीं होगा भाई। इंद्रजीत जी का भी बी जवाब आ गया भाई। अगर हम एमडीएम की बात करें या मिड डे मील योजना की बात करें, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी भाई। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को हुई थी। नेहा जी का जवाब आ गया ए भाई, बहुत बढ़िया। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका क्या कर दिया गया भाई? इस एमडीएम योजना का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और इसका नाम रख दिया गया है पीएम
पोषण स्कीम, पीएम पोषण स्कीम। कब से भाई? सितंबर 2021 से। सितंबर 2021 से इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है पीएम पोषण स्कीम। और पोषण का मतलब क्या होता है? पीओ से मतलब होता है पोषण, पोषण। SHA से मतलब है शक्ति, ध्यान रखेंगे भाई। और N से मतलब क्या है भाई? निर्माण। N से क्या मतलब है? निर्माण, यानी कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो वर्तमान में MDM का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना रख दिया गया है भाई, ध्यान रखेंगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? पीएम पोषण स्कीम। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है ताकि स्कूलों में उपस्थिति को क्या किया जा सके? उपस्थिति को बढ़ाया जा सके। और साथ ही साथ साक्षरता को भी क्या किया जा सके? साक्षरता को बढ़ाया जा सके। इसीलिए कौन सी योजना चलाई गई है? MDM या मिड डे मील योजना चलाई जा रही भाई, ध्यान रखेंगे सारे ही लोग। आशा करता हूं कि आप इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियों को समझ गए होंगे। सब लोग, हमने बताया था पहले दिन भाई, प्रश्नों के माध्यम से हम चीजें सीखेंगे। और आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपको एक पॉइंटर नोट्स बनाना है ताकि एग्जाम के समय में आप क्या कर सके? तेजी से उसका रिवीजन कर सके भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे। चलिए, छिपी बेरोजगारी, कौन सी भाई? छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? बेरोजगार व्यक्तियों से, गृहिणियों में बेरोजगारी से, 60 वर्ष से अधिक आय वाले, 60 वर्ष से अधिक वाले बेरोजगार, या किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना। दरअसल छिपी बेरोजगारी को ही एक नाम दिया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? अदृश्य बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? अदृश्य। इसी को एक और नाम दिया जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोलते हैं भाई? इसी को प्रच्छन्न। तो चाहे अदृश्य बेरोजगारी पूछे आपसे, चाहे प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछे आपसे, और चाहे क्या छिपी बेरोजगारी, तीनों ही एक ही बात है। तीनों बातें भाई एक ही बात की ओर संकेत करती हैं। बताना है, तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग भाई, सारे ही लोग तेजी से भाई। धनंजय जी का जवाब आ गया डी, इंद्रजीत जी का जवाब आ गया भाई डी। चलिए भाई, ध्रुव जी का भी डी आ गया भाई, गीतिका जी का भी डी आ गया। सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं और सबका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब किया भाई सबने। छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को करने में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना ही, और जो अधिक व्यक्ति लगे रहते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगार या छिपे हुए बेरोजगार। जैसे मान लीजिए कि 5 बीघे का खेत है और इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं, और 2 लोगों के काम करने के बाद जो पूरे वर्ष का उत्पादन हुआ वो पता चला 10 कुंटल का हुआ। लेकिन पता चला कि अगले साल उसी वाले फील्ड में, उसी 5 बीघे में पता चला कि 3 लोग काम कर रहे हैं, और 3 लोगों के काम करने के बावजूद भी उत्पादन जो हुआ कितना हुआ? मात्र 10 कुंटल। यानी उत्पादन में कोई भी वृद्धि दर्ज नहीं की, जबकि काम करने वाले लोगों की संख्या क्या हो गई है? संख्या बढ़ गई है। यानी तीसरे व्यक्ति की वजह से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है भाई। अरविंद जी, जय श्री कृष्णा भाई, स्वागत है आपका। सबका भाई डी आ गया है, गीतिका जी, नेहा जी, मनीष जी, सबका डी आया है भाई, बहुत बढ़िया। तो 2 लोग थे तब भी उत्पादन 10 कुंटल, 3 लोग हो गए तब भी उत्पादन 10 कुंटल, यानी एक अतिरिक्त व्यक्ति के लग जाने से प्रोडक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्पादकता क्या रही? शून्य। अगर आपसे पूछे कि यदि उत्पादकता शून्य रहती है तो ऐसी स्थिति में कौन सी बेरोजगारी होती है? तो भी प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी होती है।
प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी होती है भाई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे भाई सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? चौथे का, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ जाते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, भारत में सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुए थे 26 जनवरी 1990, 15 अगस्त 1950, 2 अक्टूबर 1952 या 1 जून 1975। चलिए भाई तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग, सभी लोग भाई तेजी से करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार पूछा गया भाई आपके एग्जाम में। धनंजय जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई दीपक जी का जवाब आ गया सी, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई सी, अरविंद जी जवाब दे रहे हैं 2 1959, इंद्रजीत जी का जवाब आ गया भाई ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम नहीं भाई अरविंद जी, गलत हो गया है आपका, ये तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है ना, आपने तारीख सही लिखी है। नेहा जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई सारे ही लोगों का जवाब आ रहा है, सभी लोगों का जवाब आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी भाई? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वो भी ध्यान रखेंगे भाई, लिख लेंगे किसके दौरान? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाई। तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो 1951 में शुरू हुई, उसी के दौरान 1952 में गांव के विकास के लिए, गांव में शिक्षा के विकास के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए क्या किया गया? एक योजना। कोई बात नहीं गीतिका जी, बस क्वेश्चन जब आप एग्जाम में करने जाएं तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें, वहां तो आपको घेरा करना होगा कलम से, है ना, तो वहां तकनीकी कमियां नहीं होंगी, ठीक है, बिल्कुल। तो गांव में, गांव के चहुमुखी विकास के लिए, गांव के आधारभूत संरचना यानी कि सड़कों के विकास के लिए, वहां शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए, वहां पानी पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए 1952 में। कोई बात नहीं अरविंद जी, कोई बात नहीं, हम समझ रहे थे आपने सही लिखा है, ठीक है, एकदम तनाव नहीं लेना है। चलिए भाई, तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ध्यान रखेंगे भाई, इसको नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार आपके एग्जाम्स में ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, छठे प्रश्न की तरफ। बिल्कुल, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार मॉक देंगे, उसके माध्यम से फिर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जो मानवीय त्रुटियां होती हैं अभ्यास से, हमने कहा था ना कि विद्या अभ्यासेन प्राप्ते, विद्या जो आती है वो अभ्यास से आती है, तो जितना आप अभ्यास करोगे उतनी कम गलतियां होंगी, गलतियां तो होंगी निश्चित रूप से होंगी, लेकिन बहुत कम होंगी अभ्यास से, ठीक है, उसी पे काम करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पास हुआ था 1972 में, 1975 में, 1976 में या 1980 में भाई? चलिए बताएं, तेजी से सभी लोग जवाब करेंगे भाई, ये भी कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में। चलिए भाई, अजीत जी का जवाब आ गया है ए, अरविंद जी का जवाब आ गया भाई 1976, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई ए, धनंजय जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं,
सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं भाई। चलिए ध्यान रखेंगे भाई, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम कब आया था? 1976 में। कब आया था भाई? 1976 में आया था। धनंजय जी का भाई सी जवाब आ रहा था, इंद्रजीत जी का भाई बी आ रहा था। चलिए नेहा जी का भी सी जवाब आया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सारे लोग जवाब कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, बंधुआ मजदूरी पर रोक या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976 में पारित हुआ था। दरअसल पहले क्या होता था कि जबरदस्ती लोगों से क्या करवाया जाता था? काम करवाया जाता था। और पहले ही नहीं, आज भी आप जब गाँव में जाओगे तो देखोगे कि किसी ने मान लिया किसी व्यक्ति को जाड़े के मौसम में या सर्दियों के मौसम में कुछ पैसा उधार दिया था, लेकिन आपको पता होगा जब चैत्र में गेहूं की कटाई होती है तो उस समय लेबर बहुत कम ढूंढने मिलते हैं, तो उन व्यक्ति को याद दिलाया जाता है कि भाई हमने तुमको पैसा दिया था। अब उसका काम करने का मन है या नहीं है, उसके बावजूद भी उसको ज़बरदस्ती क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। आज भी गांव के स्तर पर आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हो। और सोच कल्पना करो कि उस ज़माने में ये कितना भयंकर तरीके से सारी चीज़ें होती होंगी। इसलिए उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया। भले ही आपके संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 का, आपके संविधान में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 23। और आर्टिकल 23 आपसे क्या कहता है कि बलपूर्वक आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, लेकिन संविधान में तो लिख दिया गया। और अगर कोई व्यक्ति काम करवाए इसके बावजूद तो उसके लिए क्या प्रावधान होगा, इसके बारे में कुछ भी संविधान नहीं कहता। अब उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए सरकार के द्वारा बाकायदा एक नियम कायदा बनाया गया, एक कानून बनाया गया और उसमें दंड का प्रावधान किया, जो हिस्सा बन गया किसका भाई? पॉलिटी का, राज व्यवस्था का। यानी कि संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग ही क्या बन जाता है? राज व्यवस्था या पॉलिटी। तब 1976 का अधिनियम बना करके इस 23 आर्टिकल को क्या किया गया भाई? इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। चलिए भाई, समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 7वें प्रश्न की तरफ। चलिए, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना या पीएम जनधन योजना लागू की गई 26 जनवरी 2015, 28 अगस्त 2014, 5 सितंबर 2014 या 8 दिसंबर 2014? चलिए भाई बताएं, तेजी से जवाब करेंगे भाई सभी लोग। चलिए भाई तेजी से बताएं सभी लोग, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? धनंजय जी का जवाब आ गया भाई बी। गीतिका जी का जवाब आ गया भाई डी। नेहा जी का जवाब आ गया भाई बी। अरविंद जी का जवाब आ गया भाई, अरविंद जी का भी जवाब आ गया भाई 28/2017। चलिए भाई सबका जवाब आ रहा है। गीतिका जी ने भाई बी दिया है, इंद्रजीत जी का भाई बी जवाब आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है बी, सबका जवाब बी आ रहा भाई। इसका मतलब कौन वाला होगा? बी वाला। अब आप सारे ही लोग सहमत हैं तो आपका विरोध मैं कैसे कर सकता हूं? इसीलिए कौन सा भाई? बी वाला। ध्रुव जी का भी बी जवाब आ गया था भाई, अरविंद जी का भी आ गया था। बहुत बढ़िया भाई, कौन सा? 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014। और ये योजना किस लिए लाई गई थी भाई? वित्तीय समावेशन के लिए। किसके लिए? वित्तीय समावेशन के लिए। क्या होता है भाई वित्तीय समावेशन? क्या होता है वित्तीय समावेशन? तो ग्रामीण क्षेत्र को और अर्ध शहरी क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना।
बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना भाई। 1947 की आज़ादी से लेकर 1947 की आज़ादी से लेकर 2014 तक ऐसे कई परिवार थे जिनके आज तक यानी कि 2014 तक उनके बैंक अकाउंट मतलब उन्होंने कभी बैंकों में खाता नहीं खुलवाया था और खाता न खुलवाने की वजह से वो बैंकिंग प्रणाली का लाभ भी नहीं ले पा रहे थे। सरकार की तरफ से कोई योजना आती थी तो किसी न किसी मध्यस्थ के माध्यम से उनके पास पैसा पहुंचता था और ऐसी स्थिति में क्या हुआ करता था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने पहले सबके खाते खुलवाए और अब क्या करती है सरकार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है। अब पैसा डायरेक्ट कहां जाता है भाई, अब उस गरीब व्यक्ति के अकाउंट में या खाते में जाता है। और इस तरीके से हमने जब करंट का क्वेश्चन किया था कल तो हमने बताया था कि सरकार ने 2.7 लाख करोड़ की बचत की है, जबकि सरकार ने डीबीटी के माध्यम से एक अकाउंट में गरीबों के कितना 34 लाख करोड़ रुपए भेजा था। कल हमने बात की थी आपसे इस बारे में, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई सारे लोग। इसलिए लाई गई थी ये वित्तीय समावेशन के लिए। आगे बढ़ जाते हैं भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ, 8वें प्रश्न की तरफ। चक्रीय निर्धन वे हैं, कौन हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय तक धनी पर यदा कदा निर्धन रहते हैं, यानी ज्यादा समय तक वो धनी रहते हैं और बीच बीच में गरीब होते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई, इनमें से कोई नहीं। तो बताना भाई चारों में से कौन वाला चक्री निर्धन कौन वाला भाई बताएंगे। चलिए भाई तेजी से बताएंगे सभी लोग। अरविंद जी बताएं भाई। चलिए इंद्रजीत जी का जवाब आ गया भाई डी, किरण जी का जवाब आ गया भाई बी, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं भाई, सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं भाई, लेकिन सी वाला नहीं होगा भाई, सी वाला नहीं होगा। ध्रुव जी का जवाब आ गया भाई बी, ध्रुव जी ने बी जवाब किया भाई, बहुत बढ़िया। जो क्या होते रहते हैं, जो निरंतर रूप से कभी निर्धन होते हैं कभी गैर निर्धन, यानी कभी उनके पास कहीं से पैसा आता है तो वो क्या बन जाते हैं, गैर निर्धन बन जाते हैं। और फिर जब जॉब नहीं लगी, कहीं काम नहीं मिला, पैसा चला गया, तब क्या हो जाते हैं, तब वह निर्धन हो जाते हैं। इस प्रकार से जो निरंतर रूप से, कैसे भाई, निरंतर रूप से निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं, चक्रीय निर्धन। क्या कहलाते हैं, चक्रीय निर्धन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए भाई समझ गए होंगे सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते भाई 9वें प्रश्न की तरफ। चलिए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे बताएं भाई तेजी से। सीडी देशमुख, डीके पाटिल, ऑसबॉर्न स्मिथ, मनमोहन सिंह। चलिए भाई तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। गीतिका जी का जवाब आ गया भाई डी, ध्रुव जी का जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई धनंजय जी का जवाब भी आ गया भाई सी। ध्रुव जी ने लिख के भेजा भाई ऑसबॉर्न स्मिथ। नेहा जी का भी जवाब आ गया भाई सी। चलिए भाई सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं, सारे ही लोग जवाब कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भाई, पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे भाई, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। इंद्रजीत जी का भी जवाब आ गया भाई सी। सचिन जी का जवाब आ गया भाई ए नहीं होगा भाई सचिन जी, आप लेट आए हैं आज। चलिए भाई सचिन जी भी आ गए, देर आए दुरुस्त आए। चलिए भाई किरण जी ने भी सी जवाब दिया भाई, कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ। यानी जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना तब उसके गवर्नर कौन बने, ऑसबॉर्न स्मिथ बना। कौन, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे भाई। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तब याद रखेंगे भाई सीडी देशमुख थे। यह भी पूछा जाता है कई बार
ये भी कई बार पूछा जाता है भाई। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख थे। ठीक है, चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख थे, ध्यान रखेंगे भाई। कब हुई थी स्थापना आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को। किस कमीशन की अनुशंसा पर? आपको जवाब देना है भाई, सारे ही लोग तेजी से जवाब करेंगे। किस आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? ठीक है, बताना है भाई सबको, हमने बताया हुआ है आपको। तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई तेजी से बताएंगे सभी लोग। 10वां प्रश्न है, भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या व्यापार क्षेत्र का? जीडीपी का मतलब क्या होता है भाई? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और सकल घरेलू उत्पाद में क्या होता है भाई? बहुत बढ़िया, ध्रुव जी ने जवाब दिया भाई। चलिए भाई, ये पिताजी कहां से आ गए? ये तो हमको भी नहीं पता था। चलिए भाई बहुत बढ़िया, धनंजय जी ने जवाब दिया भाई सी। इंद्रजीत जी का भी जवाब आ गया भाई सी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है। तीनों जो जीडीपी बनती है किसी देश की, तो यह कैसे बनती भाई? दरअसल हमने कहा था किसी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कृषि क्षेत्र में, इंडस्ट्री में और सेवा क्षेत्र में जितना प्रोडक्शन होता है एक साल में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जितना भी प्रोडक्शन होता है, तीनों क्षेत्रों का उत्पाद, तीनों क्षेत्रकों का उत्पाद। और तीनों क्षेत्र कौन भाई? तो हमने बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और तृतीयक को ही क्या बोलते हो? सेवा क्षेत्र बोल लेते हो। क्या बोल लेते हो भाई इसको? हमने बताया था, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र बोल लेते हैं हम लोग। इसको उद्योग क्षेत्र बोल लेते हैं, और इसमें ज्यादा गतिविधियां कृषि से जुड़ी हैं, इसलिए इसको कृषि क्षेत्र बोल लेते हैं। तो होता क्या है, शुरुआती दौर में जब कोई अर्थव्यवस्था होती है तो उसके प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज्यादा होता है। कोई देश जैसे जैसे डेवलपमेंट करता है, जैसे जैसे अपना विकास करता है, उसका प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी क्या होती रहती है? घटती रहती है। द्वितीयक और तृतीयक की लगातार क्या होती है भाई? बढ़ती रहती है। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक तृतीयक या सेवा क्षेत्र का योगदान है जीडीपी में लगभग 54% के आसपास। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लगभग 24% के आसपास, और प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो लगभग 22% के आसपास। ध्यान रखेंगे भाई 2022-23 का जो आर्थिक समीक्षा था उसके आधार पर। ठीक है, ये हो सकता है जब अगला आर्थिक समीक्षा आए तो कुछ डाटा बदल के भी आ सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हेरफेर हो सकता है, तो उसके लिए तनाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, ये हर साल डाटा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए जवाब कौन सा हो जाएगा भाई इसका? सेवा क्षेत्रक हो जाएगा, सी वाला। 10वें का कौन सा हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा। समझ गए होंगे अब सभी लोग भाई। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों का उत्पादन मिलाकर ही क्या बनता है? जीडीपी। तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना हो रहा, द्वितीयक में कितना हो रहा, तृतीयक में कितना हो रहा, किसका हिस्सा ज्यादा है उसके बारे में पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, धनंजय जी पूछ रहे हैं भाई 5 सेक्टर्स के बारे में, अभी बात कर लेते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं, अभी बताते हैं। तो इस तरीके से जो 10वें का सही जवाब होगा भाई कौन सा? सी वाला हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा? सी वाला। अब देखो दरअसल होता क्या है, जो तृतीयक सेक्टर है, तृतीयक को अलग अलग भागों में, इसको भी 2 पार्ट में बांट लेते हैं, और तृतीयक वाले को क्या करते हैं? इसको चतुर्थक और पंचम क्षेत्र, किसमें भाई? चतुर्थक और पंचम क्षेत्र में बांट लेते हैं।
हमने कहा था प्राथमिक क्षेत्र को जब जॉब के आधार पर इसको बांट रहे थे तो इसको रेड कॉलर जॉब बोला था, इसको ब्लू कॉलर जॉब बोला था, इसको व्हाइट कॉलर जॉब बोला था। जो चतुर्थक क्षेत्र है, अब देखिए ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी व्यक्ति, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई कर्मचारी, वो भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, वो भी किस में आते हैं, वो भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो कैसे कंपेयर किया जाए, कैसे तुलना की जाए, उनका डिफरेंशिएट कैसे किया जाए। एक व्यक्ति है जिसके एक डिसीजन से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, वही दूसरा व्यक्ति है जिसके डिसीजन से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी स्थिति में तृतीय क्षेत्र को क्या किया गया, अलग अलग सेक्टर में बांट दिया गया। और यह जो चतुर्थक वाला बनाया गया, इसमें रिसर्च आदि को डाल दिया गया। जबकि पंचम वाले में किसको डाला गया, इसमें ऐसे लोगों को रखा गया जिनके डिसीजंस पूरे अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को परिवर्तित करने वाले हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन प्रधानमंत्री जी शाम को 8 बजे आ जाएं और कोई एक डिसीजन ले लें और आप सबको सुनाएं, जैसे उन्होंने 8 नवंबर 2016 को लिया हुआ था। MSD भाई राधे कृष्णा, चलिए स्वागत है भाई आपका। वो आए रात को 8 बजे और कह दें भाइयों और बहनों आज के बाद ऐसी घटना घटित नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जब वो इस तरीके का डिसीजन लेके आएंगे तो पूरी इकोनॉमी पर उसका इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या किया गया, तृतीय क्षेत्र के अलग डिवीजन किए गए। चतुर्थक को ही, इसमें व्हाइट कॉलर को इसमें रखा गया, लेकिन पंचम क्षेत्र को गोल्डन कॉलर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इसको गोल्डन कॉलर कर दिया गया भाई। तो इस तरीके से 5 सेक्टर में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, बांट दिया जाता है भाई। चलिए समझ गए भाई, आगे बढ़ जाएं धनंजय जी। हाँ बिल्कुल, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करने के लिए आए थे ना प्रधानमंत्री जी कि भाइयों और बहनों आज रात 8 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। और ऐसे ही उन्होंने 2014 में 15 अगस्त को जब लाल किले से भाषण दे रहे थे तब भी उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था। और तब क्या कहा था कि भाइयों और बहनों 1 जनवरी 2015 के बाद से योजना आयोग अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है, तो वो सब किस क्षेत्रक में आएंगे, पंचम क्षेत्रक में आएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बढ़ते भाई 11वें प्रश्न की तरफ। चलिए भाई, भारत में नोटों की छपाई होती है। हमने बताया था, एक प्रश्न आपको आया था पिछले दिनों में, उसमें हमने बताया था कि सिक्कों की ढलाई होती है भारत में 4 जगहों पर। 4 जगहों पर भारत में सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक वैसे ही 4 जगहों पर भारत में 4 जगह प्रिंटिंग प्रेस लगे हैं सरकार के, जहां पर नोटें छापी जाती हैं। तो बताना है वो कौन सी 4 जगह हैं जहां पर नोटों की छपाई होती है। चलिए भाई तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। कुछ नहीं हुआ MSG, सारा काला धन सफेद हो गया। ठीक है, चलिए चलिए भाई तेजी से जवाब करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। भाई MSG का जवाब आ गया गेरा का बी, गेरा का बी आया भाई। चलिए धनंजय जी का जवाब आया भाई सी, धनंजय जी का सी जवाब आया है। चलिए भाई तेजी से करेंगे जवाब सभी लोग। नेहा जी का भी सी आ गया भाई, विनोद जी का डी आ गया है, कंचन जी का ए आ गया है भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कंचन जी ने एकदम सही जवाब दिया है। बहुत बढ़िया भाई, कंचन जी ने एकदम सही जवाब दिया है। सुभाष जी का भाई सी आ गया है, सुभाष जी का सी आ गया है जवाब। तो याद रखेंगे भाई, भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है, नोटों की छपाई नासिक, मैसूर, सालबोनी और देवास में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्कों की जगह, सिक्के कहाँ 4 जगह ढाले जाते हैं, तो सिक्के भाई ध्यान रखेंगे कहाँ, सिक्के कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई। कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद और मुंबई में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, कंचन जी ने जवाब दिया भाई। यहां सिक्कों की ढलाई होती है। ये पूछा जाता है भाई आपके एग्जाम में कई बार, ध्यान रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, है ना, 4 नाम याद रखने हैं। और देखो नोट वाले के साथ सब में एक कॉमन अक्षर आपको मिल रहा है, सा सा सा।
ध्यान रखना, अब कहीं भी मिक्स करके कोई पूछेगा आप आसानी से पकड़ लेंगे। अब अगर कोई मिक्स करके आपसे पूछेगा आसानी से पकड़ लेंगे। जितने भी सा वाले हैं सब रुपीज में हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और नोट वाले में आप देखोगे तो यहां कहीं भी सा वाला नहीं आता है। तो नासिक, मैसूर, सालबोनी और देवास। सालबोनी कहाँ है भाई? ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है भाई। हाँ हाँ बिल्कुल सचिन जी, हमने बात की थी इसके बारे में। नासिक, मैसूर, सालबोनी, देवास में काहे की छपाई होती भाई? नोटों की छपाई होती चारों जगह पर। और कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई में काहे की छपाई होती है? सॉरी, क्या ढाले जाते हैं? मिंट लगे हैं, टकसाल जिसको आप बोलते हो। ध्रुव जी एकदम कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, बस चार चार नाम ध्यान रखने हैं। कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई। कलकत्ता, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई। नासिक, मैसूर, सालबोनी, देवास। नासिक, मैसूर, सालबोनी, देवास। एक बार ध्यान करेंगे, चार पांच बार रफ पे लिख डालेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक ना? आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न भाई 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है भाई, कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में कौन सही है? कुल खाद्यान्न का मतलब, जैसे हमने आपसे बात की थी चावल के संदर्भ में, तो हमने बताया था कि चावल कहां कहां उत्पादित होता है शीर्ष में, तो हमने कहा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। दूसरे नंबर पर कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। और तीसरे नंबर पर कहां होता है? पंजाब में। फिर गेहूं कहां कहां होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, और फिर पंजाब में होता है। लेकिन चावल, गेहूं और मोटे अनाज सब कुछ मिलाकर अगर टोटल खाद्यान्न के मामले में देखा जाए, तब कौन से राज्य में होता है वो बताना है आपका। शीर्ष राज्य कौन से हो जाएंगे? तो खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई, कंचन जी का जवाब आया है भाई बी, धनंजय जी का भी जवाब आया बी, एमएस जी का भी जवाब आ गया भाई बी, नेहा जी का भी जवाब आ गया भाई बी। सारे ही लोग बी जवाब कर रहे हैं भाई। चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा बी। सचिन जी का भी बी आ गया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबका बी जवाब आ गया है, सबका भी जवाब आ गया भाई, बहुत बढ़िया। कौन सा हो जाएगा भाई? बी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। सुभाष जी का भी बी आ गया है, सबने सही जवाब किया है। तो खाद्यान्न मामले में एक नंबर पे कौन सा राज्य है? तो अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश है भाई, ध्यान रखना। बिल्कुल, चावल के मामले में शीर्ष पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? चावल वाला है ये, याद रखना भाई। पश्चिम बंगाल में होता है सर्वाधिक चावल, सर्वाधिक कहां होता है भाई? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और अगर किसके बारे में, गेहूं के बारे में पूछे तो गेहूं भी सर्वाधिक कहां होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो चाहे कुल खाद्यान्न के बारे में पूछ ले, दोनों के संदर्भ में सही हो जाएगा विकल्प। चाहे कुल खाद्यान्न पूछे तो ध्यान रखेंगे भाई, अब चाहे कुल खाद्यान्न के बारे में पूछ ले अथवा काहे में पूछ ले गेहूं, तो दोनों ही संदर्भों में, दोनों ही मामलों में क्या होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। लेकिन चावल का स्पेशली अगर आपसे पूछेगा तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, गेहूं, आलू, आंवला, आम, अमरूद, दूध, बहुत बढ़िया कंचन जी। चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं भाई 13वें प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न की तरफ, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष पर है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश है भाई? बताना है, बताना भाई, शीर्ष में कौन सा देश है प्राकृतिक रबर के उत्पादन में? चलिए भाई, तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। कंचन जी का जवाब आ गया भाई इंडोनेशिया, धनंजय जी का जवाब आया है भाई बी, एमएस जी का भी बी आया है भाई, सुभाष जी का ए आया है, ध्रुव जी का भी बी आया है, नेहा जी का भाई बी आया है, कंचन जी का भाई इंडोनेशिया आया है, सचिन जी का बी आया है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पूछ रहा है भाई। चलिए भाई, सबका जवाब आ गया है, विनोद जी का भी भाई बी आ गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। चलिए भाई, सबका जवाब आ गया है, लेकिन
लेकिन सही जवाब नहीं आया भाई। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 1 नंबर पर या शीर्ष नंबर पर कौन सा देश है भाई? थाईलैंड है। याद रखेंगे, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 1 नंबर पर कौन सा देश है? तो थाईलैंड है भाई। थाईलैंड है भाई, थाईलैंड। ठीक है, 1 नंबर पे थाईलैंड है। भारत कितने नंबर पे है भाई? भारत प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। किस स्थान पर है भाई? भारत 5वें स्थान पर है। ठीक है, बिल्कुल एमएस जी, थाईलैंड होगा। ठीक है, थाईलैंड हो जाएगा भाई, है ना ध्रुव जी? बिल्कुल थाईलैंड। नेहा जी, ध्रुव जी, चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा है ये। अब ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में 1 नंबर पर थाईलैंड है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पे है। ठीक है, कंचन जी का आ गया भाई थाईलैंड, बहुत बढ़िया। ये दूसरे नंबर पर है भाई, सेकेंड नंबर पे है, सेकेंड पर है। लेकिन भारत किस स्थान पर है? भारत 5वें नंबर पे है। भारत किस पर है भाई? 5वें नंबर पे है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी के बारे में पूछ रहे हैं प्रश्न में भाई आपसे कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कई बार पूछा गया, आपके वनडे एग्जाम से लेकर के आयोग के एग्जाम तक में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। चलिए भाई, सभी लोग तेजी से जवाब करेंगे, तेजी से जवाब करेंगे भाई सभी लोग। चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा है भाई। सचिन जी का भी डी आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है। संदीप जी का भी डी आ रहा है। चलिए भाई, नेहा जी का भी डी आ गया, ध्रुव जी का भी आ गया, कंचन जी का भी। चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा है। कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसके द्वारा भाई गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा भाई? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इसलिए। ठीक है, और 5वीं योजना का लक्ष्य ही क्या रख लिया गया था? गरीबी उन्मूलन। 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रख लिया गया था भाई? गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को क्या किया जाएगा? जड़ से समाप्त किया जाएगा। और तब से लेकर आज तक गरीबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी आज तक गरीबी दूर नहीं हो पाई है। कुछ बातें सिद्धांतों में ही क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, लेकिन धरातल पर उन पर कोई विशेष काम नहीं हो पाता। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम उसमें कुछ काम नहीं कर पाए हैं बेहतर स्थिति में। आज भी कई सारे ऐसे लोग हैं, आप अपने शहरों में देखते होंगे कि जो कई सारे लोग आज भी फुटपाथ पर सोते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे भाई, गरीबी उन्मूलन किसमें? 5वीं। और जो 5वीं योजना थी वो किस पर आधारित थी? मॉडल कौन सा था भाई? कौन सा मॉडल था भाई? तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। डीपी धर मॉडल, तो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। कौन सी योजना भाई? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखेंगे कंचन जी, डीपी धर मॉडल दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित थी कंचन जी, ठीक है, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और एक बात याद रखेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई भारत के इतिहास में, वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो अपने निर्धारित समय से पूर्व समाप्त कर दी गई थी? तो नोट करके लिख लेंगे भाई, नोट करके लिख लेंगे कि 5वीं योजना अपने निर्धारित समय से पूर्व समाप्त कर दी गई थी। एकमात्र योजना जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, उनमें से एकमात्र ऐसी योजना थी जो क्या हुई थी भाई? जो क्या हुई थी? अपने निर्धारित समय, यानी
74 से लेकर 79 तक चलना था। कब तक? 74 से 79 तक। लेकिन 78 में ही क्या कर दी गई? 78 में ही इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की, और मोरारजी देसाई के द्वारा एक नया कॉन्सेप्ट अपनाया गया पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर, जिसे हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? रोलिंग प्लान या अनवरत योजना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एमएसजी, मोरारजी देसाई के द्वारा इस पंचवर्षीय योजना को हटा करके एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था, रोलिंग प्लान, अनवरत योजना जिसको बोलते थे। और कल के प्रश्न में था कि अनवरत योजना का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अनवरत योजना का कॉन्सेप्ट या अवधारणा किसने दी थी भाई? बिल्कुल कंचन जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही कह रही हैं। और कई सारे मैं देखता हूं, जैसे आप कभी देखते होंगे रील वगैरह पर, कोई जब किसी की मदद करता है तो मदद सिर्फ दिखाने के लिए करता है, वीडियो पहले ऑन करा लेता है और उसके बाद उसको कुछ देता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। कई बार आप देखेंगे, कई सारे रील्स में आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप सचमुच किसी की मदद करना चाहते हैं, किसी का सहयोग, कहा जाता है कि जब आप दान करें तो अगर आप दाहिने हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आपने किसी की मदद की है। ठीक है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भाई, तो याद रखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जो अपने समय से पूर्व समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, चलिए भाई। और चौथी योजना ऐसी थी जो अपने निर्धारित समय से शुरू नहीं हो सकी थी। 1966 में शुरू होना था, लेकिन 69 में शुरू हुई थी। दोनों बातें ध्यान रखेंगे दोनों योजनाओं के संदर्भ में। चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े भाई, 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है भाई। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, यानी भारत में निर्धनता या गरीबी क्यों, कैसे कैसे इसके बारे में कंसीडर करते हैं, गरीबी को कैसे मापते हैं, ये बताना है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई। ध्रुव जी ने जवाब दिया था भाई, गुरनार मिर्डल। हमने पूछा था ना कि यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था अनवरत योजना का, तो गुरनार मिर्डल ने दिया था। इनकी पुस्तक थी एशियन ड्रामा, उसी कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा। लेकिन उसे भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है? डीटी लकड़वाला को जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, सी जवाब आ रहा है सबका। धनंजय जी बी जवाब कर रहे हैं, ध्रुव जी सी कर रहे हैं, संदीप जी सी दे रहे हैं, सचिन जी बी जवाब दे रहे हैं, सुभाष जी भी सी जवाब दे रहे हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है। तो किस आधार पर भाई? ध्यान रखेंगे, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। किस पर भाई? उपभोग व्यय के आधार पर, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो कंज्यूम किया जाता है, जो उपभोग किया जाता है, उसी आधार पर हम तय करते हैं। आय के आधार पर तय नहीं करते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं तय करते हैं, परिवार की औसत आय के आधार पर नहीं। व्यक्ति कितना खर्च करता है इस आधार पर, व्यक्ति जो खर्च करता है उसके आधार पर। जैसे हमने बताया था कल जब हम बात कर रहे थे रंगराजन समिति के आधार पर, तो हमने कहा कि अगर कोई गांव का व्यक्ति प्रतिदिन 32 रुपया ग्रामीण, और शहरी कितना भाई? शहरी प्रतिदिन कितना? 47 रुपया प्रतिदिन, 47 रुपया खर्च कर रहा है। इसका मतलब खर्च कर रहा है, करेगा जब तो किसी न किसी वस्तु या सेवा का उपभोग ही तो करेगा, कंज्यूम करेगा ना। तो इसीलिए उपभोग व्यय के आधार पर 32 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 47 रुपए शहरी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वह वाला व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा भाई? 15 का सी वाला हो जाएगा। 15 का सी वाला सही जवाब हो जाएगा भाई, ध्यान रखेंगे सभी लोग, सभी लोग भाई ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 16वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या नाम इसका? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। NRHM की शुरुआत कब हुई थी भाई?
15 अगस्त 2002, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 या 12 अप्रैल 2005? ठीक है, बताएं भाई। बिल्कुल भाई एमएस जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सहमत हैं आपसे। 16 का डी जवाब आ रहा भाई। एमएस जी ने डी जवाब दिया है भाई, सुभाष जी ने डी दिया है, सचिन जी ने भाई डी दिया है, धनंजय जी ने भाई ए जवाब दिया है। चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है। तो कब शुरू हुई थी भाई? 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए एक योजना चलाई गई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? NRHM। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि 2013 में, कब भाई? 2013 में शहर के लिए भी एक ऐसी योजना आई। कौन सी? NUHM। NUHM शहर के लिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और गांव के लिए कौन सी चलती है भाई? ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सी? NRHM। और यह आई कब? 2013 में। कब आई भाई? 2013 में। ये कब आई थी भाई? 2005 में। और ये दोनों ही योजनाएं, ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही योजनाएं भाई NHM 2013, एक योजना चल रही है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उसकी दो योजनाएं चल रही हैं। शहर के लिए कौन सी भाई बताओ? शहर के लिए NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। और गांव के लिए भाई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। रूरल की जगह अर्बन डाल देना है भाई। तो ये उसकी दो योजनाओं के रूप में नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा चल रहा है 2013 से, और 2005 वाली को भी इसमें मिला दिया गया, शहर वाली 2013 में इंप्लीमेंट की गई। अब इसी के अंतर्गत इन दोनों योजनाओं को, इन दोनों उपसमनों को चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए NRHM और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के डेवलपमेंट के लिए NUHM चलाई जा रही है भाई। 2013 से जो NHM चल रहा है, नेशनल हेल्थ मिशन, और इसी NRHM के अंतर्गत गांव के क्षेत्र में आप एक नाम सुनते होंगे, एक नाम सुनते होंगे, आशा। एक नाम सुनते होंगे भाई, आशा। आशा दीदी के बारे में सुनते हैं ना। तो पहली बार गांव के क्षेत्रों में जब ये योजना चलाई गई थी तो आशा की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था। और आशा का मतलब होता है, आशा का मतलब होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी कि मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती, उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है भाई? आशा होता है। उसी का शॉर्ट फॉर्म क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। याद रखेंगे भाई। कौन सी योजना? NRHM योजना के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। कब? 2005 से। ठीक है, बिल्कुल भाई। हमारा नियंत्रण अन्य सभी पर नहीं हो सकता, ठीक ना। हमें कोशिश खुद से करनी होगी। हमें डिसीजन अपने बेहतर ढंग से, जब हम सही करेंगे, जब हम सही होंगे तब दुनिया सुधरेगी। हमें शुरुआत खुद से करनी होगी, ठीक है। बिल्कुल भाई, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, याद रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। तो इसी के तहत प्रावधान किया गया था। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 17वें प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है भाई? हमने कहा था चाहे वो जनगणना की बात हो, चाहे वह बजट की बात हो, उन सब को भी हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और उनके बारे में चीजें सीखेंगे, क्योंकि वह सब उसी के हिस्से के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे भाई 2011 के अनुसार, किसके अनुसार? 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व कितना है? 372, 382, 392 या 943? बताएंगे भाई। MS जी का जवाब आ गया भाई बी, सुभाष जी का जवाब आया भाई सी। क्या होता है जनघनत्व? जनघनत्व किसे कहते हैं भाई? प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलो का मीटर का मतलब
1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा, ये पूरा एरिया। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या ये क्या कहलाती है भाई? जनघनत्व तो कहलाती है। चलिए भाई, सचिन जी का भी जवाब आ गया है 382 यानी कि बी। धनंजय जी का भी बी आ गया है। चलिए भाई, सारे लोग जवाब कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सारे लोग जवाब कर रहे हैं। चलिए भाई, क्या हो जाएगा? नेहा जी का भी जवाब आ गया भाई बी। नेहा जी का भी जवाब आ गया भाई बी। बिल्कुल भाई, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और वहाँ की एक घाटी है दिबांग घाटी, वहाँ की एक घाटी है दिबांग घाटी, जहाँ पर मात्र कितना? 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है दिबांग घाटी में। और जम्मू कश्मीर का एक जिला है जहाँ पर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है भारत का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 8वें प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनघनत्व। चलिए भाई, आगे वही प्रश्न जो आप लोग लिख रहे थे, सब जो आप लोग लिख रहे थे भाई, जो आप लोग लिख रहे थे वही आ गया भाई, बताएं तेजी से। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनघनत्व वाला राज्य है, कौन सा राज्य है भाई? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। बताएंगे तेजी से भाई। एमएसजी का जवाब आ गया भाई 18 का ए। चलिए भाई, 18 का ए आया है, सचिन जी का ए, ध्रुव जी का भी ए आ गया भाई, धनंजय जी का भी ए आ गया है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया भाई, नेहा जी का भी ए आ गया है, नेहा जी का भी ए आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर हम जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है भाई? बिहार का है। दूसरे नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पर कौन है भाई? पश्चिम बंगाल है। सेकंड नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पर केरल है भाई। थर्ड नंबर पे कौन है? केरल है भाई, ध्यान रखेंगे सारे लोग। विनोद जी का भी ए जवाब आ गया था भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो शीर्ष जनघनत्व वाला राज्य कौन हो गया? बिहार हो गया भाई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ। अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है? बताएंगे भाई। चलिए भाई, तेजी से बताएंगे सभी लोग, तेजी से बताएंगे भाई सभी लोग। अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक राशि किस मंत्रालय को आवंटित की गई है? चलिए भाई, 19 का डी आ गया है एमएस जी का, सचिन जी का भाई बी आया है। चलिए भाई, सारे लोगों का जवाब आ रहा है, सारे लोगों का जवाब आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। कौन सा हो जाएगा? रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? रक्षा मंत्रालय। तो सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को दिया गया है? तो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। लगभग 6.2 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़ का आवंटन हुआ बजट में। किसके लिए भाई? रक्षा मंत्रालय के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है एमएस जी, डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय के लिए। ध्यान रखेंगे भाई, बी वाला ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे बजट में किस योजना के लिए सर्वाधिक पैसा आया है, तो सर्वाधिक पैसा जिस योजना के लिए आया है भाई वो मनरेगा है। ठीक है, कौन सी है भाई? मनरेगा है। लेकिन अगर मंत्रालय पूछा जाए कि किस मंत्रालय को सर्वाधिक पैसा दिया गया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री या रक्षा मंत्रालय 6.2 लाख करोड़। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। दूसरे नंबर पे किसको दिया गया है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई।
20वें प्रश्न की तरफ। आयुष्मान भारत योजना के लिए 2024-25 के बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? बताना है भाई, कितनी राशि आवंटित की गई है किसके लिए? आयुष्मान भारत योजना के लिए। आयुष्मान भारत योजना, चलिए भाई, चलिए तेजी से जवाब करेंगे भाई सभी लोग। एमएसजी का जवाब आ गया भाई ए। एमएसजी का जवाब आ गया है ए। धनंजय जी का जवाब आ गया भाई ए। सचिन जी का जवाब आ गया भाई बी। चलिए भाई, सारे लोग जवाब कर रहे हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। कौन सा भाई? बी वाला हो जाएगा, 7500 करोड़। चलिए भाई, नेहा जी का भी जवाब आ रहा था बी, विनोद जी का जवाब आ रहा था भाई ए, ध्रुव जी का जवाब आ रहा था भाई बी। चलिए भाई, सारे लोगों का जवाब आ रहा था। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। क्या हो जाएगा? बी वाला। बी वाला हो जाएगा भाई 7500 करोड़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। बजट 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में बदला जाएगा? बताना है भाई। चलिए, सचिन जी भाई फुलेरा की ड्यूटी से छुट्टी पे हैं, है ना? चलिए, कोई लोग इनकी शिकायत मत करना भाई, पढ़ लेने दीजिए, पढ़ लेने दीजिए, शिकायत मत करिएगा, है ना? नहीं तो रिस्क हो जाएगा नौकरी के लिए। चलिए बताए भाई, 21वें का जवाब देंगे सभी लोग, तेजी से जवाब देंगे भाई 21 वाले का सभी लोग। बजट 2024-25 के अनुसार कितने सामान्य रेल कोचों को वंदे भारत जैसे कोच में क्या किया जाएगा भाई? बदला जाएगा। धनंजय जी फोन करके पूछिएगा, फोन करके पूछिएगा इनसे, ठीक है? यहाँ नहीं पूछना है। चलिए भाई, जवाब दीजिए पहले इसका जल्दी से। चलिए भाई, तेजी से जवाब करेंगे। सचिन जी का जवाब आ रहा है भाई किसका? बी। विनोद जी का भी जवाब आ रहा है बी। धनंजय जी का जवाब आ रहा है भाई बी। चलिए भाई, तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग, सभी लोग भाई तेजी से जवाब करेंगे। ध्रुव जी का भी बी आया है भाई, नेहा जी का भाई बी आया है। चलिए, लेकिन सबका गलत हो गया है, सबका गलत हो गया भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपने सचिन जी की रिंकी के चक्कर में अपना सवाल गलत कर दिया है। अब ऐसे नहीं करना है, एकदम से भी नहीं। कितना भाई? डी वाला हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। 40,000 सामान्य रेल कोचों को किस में बदला जाएगा? वंदे भारत जैसी जो सुविधाएं मिलती हैं रेल कोच में, वैसे कोचों में बदला जाएगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे भाई सभी लोग। कितने? 40,000। कितने? 40,000। ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए 22वें प्रश्न की तरफ। यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जॉब रोटेशन कहते हैं, जॉब री इंजीनियरिंग कहते हैं, वर्क मैपिंग कहते हैं, या फिर जॉब इनरिचमेंट कहते हैं? बताना भाई। चलिए तेजी से बताओ भाई। चलिए एमएस जी, सचिन जी, ध्रुव जी बताएं भाई तेजी से। चलिए तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग।
यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए भाई, सचिन जी का जवाब आ गया है ए। चलिए भाई, और लोग जवाब करेंगे तेजी से। गीतिका जी का जवाब आ गया भाई बी, ध्रुव जी का जवाब आ गया भाई बी, धनंजय जी का जवाब आया भाई ए, एमएस जी का भी जवाब आ गया भाई ए। चलिए भाई, सबका जवाब आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है भाई। क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं? जॉब रोटेशन बोलते हैं, कार्य चक्रानुक्रम करते हैं। और इस कार्य चक्रानुक्रम के माध्यम से क्या किया जाता है? रोजगार के माध्यम से स्किल प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, उन्हें अनुभव दिलाए जाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वो क्या कर सकें, आगे स्टेप बाय स्टेप अपना ग्रोथ कर सकें, अपनी स्किल प्राप्त कर सकें, और कई सारी संभावनाएं जो उनके अंदर छिपी हुई हैं उन सारी संभावनाओं को उकेर कर बाहर लाया जा सके। इसलिए कौन सा काम करता है? कार्य चक्रानुक्रम या जॉब रोटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं भाई, 23वें प्रश्न की तरफ। 23वें प्रश्न की तरफ, भारत की विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी अधिकतम इस मद में खर्च होती है, यानी कि इनमें से किस मद पर सर्वाधिक हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है? आपको पता है कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, विदेशी डॉलर में करना पड़ता है। तो वो कौन सी चीज है, वह कौन सी चीज है जिस पर हमें सबसे ज्यादा पैसा हर बार खर्च करना पड़ता है? इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है। चलिए भाई, तेजी से। खाद्य आयात पर, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, लोहे और स्टील के आयात पर, या फिर प्रौद्योगिकी जानकारी के आयात पर? बताइए भाई। सचिन जी का जवाब आया भाई सी, धनंजय जी का जवाब आया भाई बी, ध्रुव जी का जवाब आया भाई सी, एमएस जी का जवाब, चलिए भाई, नेहा जी का जवाब आया भाई सी, एमएस जी का भी जवाब आया भाई सी, गीतिका जी का भी जवाब आया भाई सी, सबका जवाब आ रहा भाई सी। लेकिन सी वाला सही नहीं है, सी वाला सही नहीं भाई, धनंजय जी ने सही जवाब दिया था, धनंजय जी ने सही जवाब दिया था भाई, सबका गलत हो गया बाकी, है ना? इसलिए ध्यान से जवाब करना है। किस पर भाई? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। अगर हम 2022-23 का आंकड़ा देखें इकोनॉमिक सर्वे का, तो उसके आधार पर, नहीं भाई एमएस जी, तुक्के का कोई तरीका नहीं है, वो कभी कभी काम आता है, ठीक ना? तो अभ्यास से सीखनी है चीजें। जब आप बार बार प्रश्नों को पढ़ोगे, बार बार अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, तो सारी चीजें आपके जहन में स्वतः ही क्या हो जाएंगी भाई? स्वतः ही बैठ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो हमारा विदेशी मुद्रा सर्वाधिक खर्च होता है आयातों पर, तो उसमें सबसे ज्यादा किस पर खर्च होता है भाई? तो पेट्रोलियम क्रूड पर खर्च होता है, पेट्रोलियम क्रूड पर। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक स्वर्ण पर। कभी कभार ये आंकड़ा बदल भी सकता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम क्रूड पर, स्वर्ण पर, और तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक खर्च होता है वो पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद का मतलब है जो पेट्रोलियम क्रूड होता है, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है, उसकी मदद से क्या होता है? उसकी मदद से कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं जब कच्चे तेल का शोधन किया जाता है, उन्हीं पर सर्वाधिक खर्च करती है कौन? सरकार, तीसरे नंबर पर। लेकिन इस विकल्प के आधार पर जब देखेंगे तो सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा भाई? पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, जो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्वागत जी भाई, स्वागत जी का स्वागत है। चलिए भाई, कोई बात नहीं एमएस जी। हाँ, एकदम दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। जब आप अभ्यास करोगी तो वहां पर भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, दूसरा थोड़ी ना आएगा दिमाग देने के लिए। ठीक है गीतिका जी,
दिमाग अपना ही खर्च करना है, दूसरे से दिमाग लेंगे तो दिक्कत होगी, दूसरे से नहीं लेना है बिल्कुल भी, अपना ही दिमाग लगाना है, चाहे अभ्यास के माध्यम से लगाना हो और चाहे अनुमान के माध्यम से लगाना हो, दोनों ही माध्यम से करना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं भाई 24वें प्रश्न की तरफ। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात और डैश करके पूछ रहा है द्वारा अनुमानित किया जाता है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनका अनुपात कैसे निकाला जाता है, किस संदर्भ में निकाला जाता है, उसकी बात हो रही है। लोगों की संख्या के अनुपात में, गरीबी सूचकांक के संदर्भ में, विसमूहन के सूचक के संदर्भ में, या फिर गरीबी रेखा से नीचे के संदर्भ में। बताना भाई तेजी से, बताना भाई तेजी से सभी लोगों को। यह भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है, किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? धनंजय जी का जवाब आया भाई बी, धनंजय जी का जवाब आ गया भाई बी। गीतिका जी का जवाब आया भाई ए, गीतिका जी का जवाब आ गया भाई ए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा भाई। दीपक जी का भी जवाब आ गया है भाई बी, बहुत बढ़िया, सबका जवाब आ रहा भाई। विनोद जी का जवाब आया है ए, बहुत बढ़िया भाई। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। गरीबी रेखा, दरअसल हमने बताया हमारे यहाँ जो गरीबी का मापन बनाया गया है वह एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसे हम पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा कहते हैं। और इससे अगर कोई ऊपर है इस रेखा से तो उसको एपीएल बोला जाता है, और इसके कोई नीचे है तो उसको बीपीएल बोला जाता है। एपीएल का मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, क्या होगा भाई? एबव पॉवर्टी लाइन। और बीपीएल का मतलब भाई बिलो पॉवर्टी लाइन। तो इसके संदर्भ में संख्या का अनुपात देखा जाता है, रेशियो देखा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा भाई? ए वाला। अब गरीबी रेखा, अगर आप कैलोरी मान को मानोगे तो जो व्यक्ति 2400 कैलोरी उपभोग कर ले रहा है या उससे ज्यादा उपभोग कर ले रहा है तो एपीएल में, और अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वह नहीं कर पा रहा है तब क्या हो जाएगा भाई? वो बिलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिलो हो जाएगा। विसमूहन, समूह का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ग्रुपिंग करना कलेक्टिव मोड में, और विसमूह मतलब समूहन को हटाना, कलेक्शन में नहीं करना, और उसके लिए कोई इंडेक्स, ये तो एक ऐसे ही शब्द डाल दिया गया, ठीक ना। विसमूहन यानी कि समूह ना करके अलग अलग इंडिविजुअली देखना किसी चीज को, ठीक है। जैसे समूह का ठीक अपोजिट विसमूहन, समूह बनाना, कलेक्शन करना कलेक्शन के माध्यम से, और विसमूहन का मतलब होता है गैर समूह के माध्यम से, ठीक है। और इसमें भी कोई व्यक्ति होगा जो गरीबी रेखा के बहुत करीब होगा, कोई होगा और जो थोड़ा नीचे होगा, कोई होगा और नीचे होगा, और कोई होगा बहुत नीचे होगा, और जो बहुत नीचे होगा उसी को क्या बोल देते हैं? उसी को अंत्योदय बोल दिया जाता है। यानी कि जो गरीबी रेखा से और काफी दूर है, एबव पॉवर्टी लाइन भी कोई लिमिट नहीं है, ये तो कहीं भी हो सकता है, कोई बहुत करीब में होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा। जैसे अगर रुपए की बात करें तो शहर में हमने आपको बताया था 32 रुपए, तो हो सकता है कोई 32 खर्च कर रहा हो तो बाउंड्री पे है, कोई 34 खर्च कर रहा होगा थोड़ा ऊपर है, कोई 40 खर्च कर रहा होगा और ऊपर है, कोई रोज 100 खर्च कर रहा है, कोई 1 लाख खर्च कर दे रहा है। तो इस तरीके से उसमें क्या होता है भाई? वेरिएशन भी तो होता है। तो इस आधार पर जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है गरीबी में और गरीबों में गरीब, और गरीबों में गरीब, रेगनर नर्क साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? कि कोई भी व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यानी गरीब होने के पीछे का कारण भी क्या है? गरीब होना है। गरीबी ही क्या है? गरीबी का कारण है, जिसे गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है, ठीक है। उसी को गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है। ठीक है भाई सचिन जी, बिल्कुल। पहले जिस लक्ष्य के साथ लगे हैं उसको पूरा करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, और फिर अगर अवसर मिलता है तो उस भी बन जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अपनी राह से नहीं भटकना, जो लक्ष्य पहले है उसे पहले पाना है। बाकी
ख्वाहिशें बहुत सी होती हैं, तो ख्वाहिशें जीने के लिए समय मिलता है, ठीक ना। पहले हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारा लक्ष्य होता है, हमारे माता पिता के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, जिन सपनों को लेकर उन्होंने हमें यहाँ भेजा है और हम जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, पहले हम उसको करेंगे। अपनी खुशियाँ, अपने शौक, वो हम कब करेंगे भाई? बाद में करेंगे, ठीक ना। वो वाला काम बाद में किया जाएगा, तो पहले जिम्मेदारी वाला काम, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ जाएं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? पूछ रहे हैं कि गति के आधार पर, किसके आधार पर? गति के आधार पर इसका एक प्रकार नहीं है। किसका? मुद्रास्फीति का। क्या होती है मुद्रास्फीति? हमने आपको बताया था मुद्रास्फीति क्या होती है भाई? कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि। ये नहीं कि 2 दिन कीमत बढ़ी उसके बाद डाउन हो गई तो हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो गया ना। अगर 2-3 क्वार्टर तक निरंतर वृद्धि होती रहे किसी चीज में, किसी वस्तु या सेवा की कीमत में, तभी उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तो कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि होना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। पहली बात मुद्रास्फीति कहलाता है। और मुद्रास्फीति को गति के प्रतिशत के आधार पर निम्नलिखित पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे चलती हुई मुद्रास्फीति, सॉरी पहले रेंगती हुई, पहले कौन सी भाई? पहले रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, फिर चलती हुई मुद्रास्फीति, फिर दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, इसके अलावा अति मुद्रास्फीति, इसके अलावा द्रुत मुद्रास्फीति, इसको बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो 25 वाले का कौन सा होगा भाई? तो देखो मुद्रास्फीति को किसके आधार पर? चलती हुई प्रतिशत। अगर मुद्रास्फीति की दर 3% है, कितना भाई? 3% या उससे कम है, तो भाई रेंगती हुई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अगर 3% से ज्यादा है, 10%, 3 से लेकर 10% है, तो चलती हुई, 3 से 10 तो चलती हुई मुद्रास्फीति। और अगर 10% से लेकर 20% है, तो दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, ठीक है। और अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन मोर देन 20%, यानी 20% से अधिक इन्फ्लेशन हो जाए। 100 रुपए की चीज 120 में हो जाए, 100 रुपए की चीज 120 में हो जाए भाई, ठीक है। इसके अलावा विकास जी भाई क्या पूछ रहे हैं? और द्रुत क्या होता है भाई? गैलोपिंग, इसको बोलते हैं कूदती फांदती मुद्रास्फीति। तो ये भी किसके आधार पर है भाई? तीव्रता या गति के आधार पर। ये भी अति किसके आधार पर है? ये भी भाई गति के आधार पर है। मंद ये भी किसके आधार पर है? गति के आधार पर है। तो कौन सी बची फिर? कौन सी बची भाई? बी वाली बची, लागत जनित मुद्रास्फीति। यानी किसी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में, मान लीजिए मेरे हाथ में एक कलम है और ये कलम कितने रुपए का आता है? 100 रुपए का आता है। कितने का आता है भाई? 100 रुपए का आता है बाजार में। लेकिन हो सकता है जिस समय यह उत्पादन किया जा रहा हो तो इसकी लागत बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए, और जब उत्पादन बढ़ जाएगा, लागत बढ़ जाएगी इसकी, तब लागत की वजह से इन्फ्लेशन आएगा। और जब लागत की वजह से इन्फ्लेशन आएगा, यानी श्रम महंगा हो जाए, किराया महंगा हो जाए, कच्चा माल महंगा हो जाए, तब उसको बोलते हैं कौन सा? लागत जन्य। तो इसका गति या तीव्रता से कोई लेना देना नहीं है भाई। गति या तीव्रता से इसका कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। समझ गए भाई बात? तो ये गति के आधार पर नहीं है, इसलिए सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा भाई। सही जवाब कौन वाला हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा।
समझ गए भाई सभी लोग? चलिए भाई, समझ गए सारे लोग? क्या हो जाएगा? 25 का बी वाला हो जाएगा, 25 का बी वाला हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ, 26वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द, निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति, उच्च मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है, उसके बाद उच्च बेरोजगारी, और साथ ही साथ क्या हो, स्थिर आर्थिक वृद्धि। यानी किसी इकोनॉमी में अगर ये तीन सिचुएशन बन जाएं, ये तीन कंडीशन बन जाए किसी इकोनॉमी में, तब उसको आप क्या कहोगे, ये पूछ रहा है आपसे। प्रत्यव्यय स्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी, वैश्मन्य स्फीति, अपस्फीति। अब आप देख रहे हैं इसके शब्द कितने कठिन कठिन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बताएं भाई तेजी से, तेजी से बताएं सभी लोग। सबका जवाब आ रहा भाई बी वाला। धनंजय जी ने भाई बी दिया है, राहुल जी ने बी दिया है, सचिन जी ने भाई बी जवाब दिया है, गीतिका जी का भाई बी आ गया है, विकास जी का सी आया भाई, विकास जी का सी आया है भाई। चलिए भाई, एमएस जी ने बी जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। देखेंगे भाई, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगर किसी अर्थव्यवस्था में क्या हो भाई, इन्फ्लेशन हो, यानी कि मुद्रास्फीति हो। अब बताओ, अगर मुद्रास्फीति है तो इसका मतलब क्या है कि कीमतें क्या हैं, कीमतें इसका मतलब बढ़ी हुई हैं, कीमतें इसका मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ी हुई हैं। और अगर अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ी हुई यानी कि मांग हो रही है अर्थव्यवस्था में, डिमांड है, डिमांड है अर्थव्यवस्था में, मांग है, लेकिन उसके बावजूद स्थिर आर्थिक वृद्धि है। स्थिर आर्थिक वृद्धि का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में क्या नहीं हो रहा है, कि ऐसी स्थिति में जीडीपी नहीं बढ़ रही है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। तो अगर प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, और रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या विद्यमान होगा अर्थव्यवस्था में, क्या विद्यमान होगा, उच्च बेरोजगारी होगी, उच्च बेरोजगारी होगी। और अगर यह सिचुएशन बनती है किसी इकोनॉमी में, तब उसे क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति जनित, यानी महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी है, इसका मतलब मंदी है। जब महंगाई का लक्षण और मंदी का लक्षण, जब महंगाई का लक्षण और मंदी का लक्षण एक साथ पाया जाए किसी अर्थव्यवस्था में, तब उसी को मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है, तब उसको मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ जाते हैं भाई अगले प्रश्न की तरफ, 27वें प्रश्न की तरफ। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? चलिए भाई तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग। मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोहन धारिया, जसवंत सिंह, केसी पंत। चलिए भाई तेजी से जवाब करेंगे सभी लोग, चलिए भाई तेजी से जवाब करें भाई सभी लोग। गीतिका जी, विकास जी, सचिन जी। चलिए भाई, इनको फुलेरा भेजने पर मजबूर ना किया जाए, पढ़ने दिया जाए। चलिए तेजी से जवाब करिए भाई सभी लोग। एमएस जी का जवाब आ गया भाई 27 का ए, एमएस जी का आ गया भाई ए, गीतिका जी का आ गया है ए, धनंजय जी का भी आ गया भाई ए, ध्रुव जी का भी आ गया है ए। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ रहा है। राहुल जी का भी ए आ गया भाई, राहुल जी का भी ए जवाब आ गया है। चलिए विकास जी का भाई बी आया है, सचिन जी का ए आया है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे भाई? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे भाई? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। और पहले कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले थे भाई गुलजारी लाल नंदा, ध्यान रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा।
तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष भाई गुलजारी लाल नंदा। रुद्र जी का जवाब आ गया भाई ए। बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ गया, बहुत बढ़िया भाई, सबका जवाब आ गया। तो योजना आयोग के जो पहले थे भाई वो गुलजारी लाल नंदा थे, और अंतिम थे वो कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। ध्यान रखेंगे भाई, ध्यान रखेंगे भाई। चलिए चलिए भाई, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। आशा करते हैं कि आप सब लोग इन प्रश्नों के माध्यम से कई सारी चीज़ें सीख पाए होंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल फिर हम मिलेंगे अपने निर्धारित समय पर, आपसे फिर रूबरू होंगे कुछ अन्य प्रश्नों के साथ, और कुछ बेहतर चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं भाई आप सब लोग इन सब चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।